प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपके पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रहा होगा। तो चलिए हम जैसा कि सीरीज मेरा चल रहा है रेलवे प्रीवियस ईयर एएलपी का 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जिसका सेट मैथ का तीसरा होना है, यानी 9 अगस्त 2018 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन होना है, जिसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि दो चचेरे भाई के उम्रों का योग भैया 46 वर्ष है। उम्रों का योग कितना है? 46 वर्ष है, तथा 8 वर्ष पहले बड़े भाई की आयु छोटे भाई की आयु की 2 गुनी थी। यानी छोटे भाई की आयु अगर 1 था तो इसका कहना है कि बड़े भाई की आयु इसका 2 गुना था, यानी कि 2 था। 1 का 2 गुना 2 था। ये था 8 वर्ष पहले की कहानी। अब यहां पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ये कह रहा है वर्तमान उम्रों का योग, दोनों के वर्तमान की बात किया है। ये क्या है? 8 वर्ष पहले का। अगर ये 8 वर्ष पहले का आयु है तो वर्तमान में आना चाहेंगे 8 वर्ष पहले से। 8 वर्ष पहले से अब वर्तमान में आओगे तो 8 वर्ष और बढ़ जाना चाहिए, यानी इसका उम्र जो होगा वो 8 वर्ष बढ़ जाएगा। इसका उम्र भी क्या होगा भैया? 8 वर्ष क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा वर्तमान उम्रों का अनुपात, नहीं दोनों भाई के वर्तमान उम्रों का अनुपात। ये आपका हो गया बड़े भाई का उम्र और ये आपका हो गया छोटे भाई का उम्र। अब वर्तमान उम्रों का योग यहां से दिया हुआ है 46 वर्ष, तो यहां से वर्तमान उम्रों का कितना होगा? कहोगे अनुपात को एक साथ जोड़ोगे तो 2 1 3 अनुपात 1 3 प्लस 8 8 16 वर्ष, ठीक है ना। ये हो गया दोनों के वर्तमान उम्रों का योग। जबकि यह वर्तमान उम्रों का कितना दिया हुआ है? 46, तो इतना का वैल्यू क्या हो गया? 46 ईयर। तो आप कह सकते हो कि अनुपात 1 3 का वैल्यू हो जाएगा 46 माइनस 16 यानी कि 30 ईयर, यानी 1 का वैल्यू हो जाएगा 10। 1 का वैल्यू 10 हो गया। हमसे पूछता है कि बड़े भाई का उम्र क्या है? वर्तमान उम्र। तो बड़े भाई का वर्तमान उम्र यही तो है। तो 1 का वैल्यू 10, तो 2 का वैल्यू 20 होगा और 8 कितना होगा? 28 वर्ष। ठीक है भैया, 28 वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। अरे 1 का वैल्यू 10 तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कहोगे 20 होगा। 2 का वैल्यू कितना होगा? 20 और 8 वर्ष और, तो 20 और 8 28 वर्ष हो जाएगा। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये कहता है कि पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक विक्रेता 3420 रुपया में एक चाय सेट बेचा, जो क्रय मूल्य से 43% कम पर खरीदा था। यानी कितना में खरीदा था? ये 43% कम में खरीदा था और 3420 रुपया में बेचा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पर 10% लाभ प्राप्त हेतु विक्रेता को सेट कितना में बेचना चाहिए? अब देखो ये 10% का लाभ दे रहा है, तो 10% के लाभ के लिए इसको कितना में बेचना चाहिए? तो कहोगे 100 रुपया का सामान 10 रुपया लाभ लेकर बेचेगा तो 110% पर बेचना होगा। 110% का मल्टीपल ही तो मेरा उत्तर होगा ना, यानी 11 का मल्टीपल ही तो मेरा उत्तर होगा। 11 का मल्टीपल हमें लग रहा है सिर्फ डी है, अतः डी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। क्लियर है। अब फिर से अगर इसको लॉन्ग मेथड से बनाना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग मेथड से भी देख लेते हैं। कहता है पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपया में चाय का सेट बेचा, जो क्रय मूल्य से 43% कम था। यानी बेचा ना, वो कितना में बेचा? तो क्रय मूल्य से 43% कम पर बेचा। और यहां कहता है कि 3420 में बेचा, तो क्रय मूल्य से 43% कम पर बेचा का मतलब 100 माइनस 43 यानी 57% पर बेचा नहीं। और यहां से कह रहा है कितना में बेचा? 3420 रुपया में बेचा। तब तो हम कह सकते हैं ना दोस्त कि 57% का वैल्यू होगा 3420। तो बताओ कि 10% लाभ प्राप्त करने हैं तो उसको कितना बेचना होगा? तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको 110% यानी 100 प्लस 10 यानी 110% पर बेचना होगा, है ना। यही हमारा प्रश्न का तो उत्तर होगा। अब इसको तो ऐसे भी तो आप कर सकते हो ना कि इसका ये कहीं ना कहीं 6 गुना लग रहा है हमको, माने 60 गुना हो जाएगा। तो इसका 60 गुना कर दो तो कहोगे 11 का 66 पर 00 इतना रुपया में बेचना होगा। हमें लगता है ये भी तो वही उत्तर आया, है ना, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। तो ये बात भी आप समझ गए होंगे। अब इसके साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। यहां पर देखो 16 तिया 48 से तो कट गया भैया, -5 -3 ये हो जाएगा आपका -8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होगा। 1/4 में 8 से गुना करोगे दोस्त तो कहोगे 1/4 में 8 से गुना करो कितना हो जाएगा? 2। ऐसे 1/4 में 8 से गुना करोगे तो कितना होगा? 2। और ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया? प्लस हो गया।
ठीक है ना, ये यहाँ पे गुना है, आगे क्या है 22 है। तो अब इसको अब हल करोगे तो 22 और 2 कितना होगा 44। अपने ढंग से बनाना, आपका 22 और 2 24 ना होगा जी, 24 होगा, 22 और 2 24 होगा। ठीक है भैया, यहाँ पे 24 आपका प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। अब हम देखते हैं तीसरा के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को, है ना। 4 कहीं ना कहीं त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, और ये कहता है दोस्त, यहाँ पे पहले लिख देते हैं आपके लिए कि tan थीटा का मान अगर दिया हुआ हो 7/24, ठीक है, और आगे और मान दिया है यहाँ पे कि tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है, बटा साइन थीटा बराबर दे रखा है -p/28। तो आपको बताना है कि P का मान क्या होगा, ये P का मान क्या होगा। कुछ नहीं करो, सबसे पहले ये बताओ कि tan थीटा बराबर सबको पता है कि लंब बटा आधार होता है, ये सब जानते हैं। यहां से एक लाइन ड्रा कर दे क्या, ताकि दोनों अलग अलग हो जाए। अब आप ही बताओ, यहां से लंब हो गया 7 और आधार हो गया 24, तो भैया कहीं ना कहीं कर्ण तो निकल जाएगा ना, 7 24 25, ठीक है, या कर्ण बराबर अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर भी करके निकालोगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा। या फिर जैसे निकालो, तीनों लंब आधार कर्ण निकल गया। अब यहां से अगर इस पे हम मान रखना चाहें, tan थीटा का मान 7/24, ठीक है दोस्त, यहां पे गौर करिएगा, माइनस सेक, सेक का मान क्या होता है, कौस का उल्टा होता है, कौस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण ये है आधार ये है, तो कर्ण बटा आधार यानी 25 बटा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और बटे में क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब है 7 और कर्ण आपका यहाँ पे कितना है 25 है, इतना का मान दे रखा है कितना, तो -p/28 दे रखा है। अब इसको और अगर हल करिएगा तो कहीं ना कहीं 7 में से 25 गया तो कहोगे माइनस का 18 और नीचे में हो जाएगा 24, अब गुना हो जाएगा, उलट जाएगा ये, तो 25/7 अब बराबर हो जाएगा -p/28। क्लियर है यहां तक। अब थोड़ा सा और अगर यहां पे ध्यान दीजिएगा तो कहीं ना कहीं ये कट जाएगा 7 चौके 28, ठीक है। अब माइनस माइनस को भी हम काट ही देते हैं, यहां पे देखो 18 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं आपका यहां पे बन गया 75/4 और इधर आ गया दोस्त p/4। आप ही बताओ, दोनों को तुलना करोगे तो p का मान क्या आपको 75 दिखाई दे रहा है, कहोगे जी 75 दिखाई दे रहा है, अतः आपका आंसर तो निकल के सामने आ गया, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह कहता है कि कौन सा भिन्न आवर्ती नहीं है। यहां पे ध्यान देना, आवर्ती क्या होता है, अनावर्ती क्या होगा, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा, हम आपको समझा देते हैं। देखो, एक भिन्न लेते हैं 1/3 और एक भिन्न लेते हैं 2/5, ठीक है, चलो ऐसा ले लेते हैं, या ये भी लेते हैं 2/5 कर लेते हैं, सॉरी 2/3 कर लेते हैं, दो तरह का मैंने भिन्न लिया है ना। यहां पे ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, हम 2 में पहले 3 से भागा देते हैं, भागा दो तो कहोगे 0.0 क्षेत्रीय 18 2 फिर 0 क्षेत्रीय 18 फिर 2 0 क्षेत्रीय 18 फिर 2, है ना, क्या कभी कटेगा, नहीं कटेगा। यहां पे देखो तो 2 में अगर तुम 5 से भागा दोगे तो कहोगे 0.0520, क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया। यानी यह भिन्न आपको दो तरह का दिखाई देगा, एक भिन्न जो होगा कि पूरा पूरा खलास हो जाएगा, है ना, और एक भिन्न जो होगा बिल्कुल रेकरिंग में जाएगा, ये पूरा पूरा कभी कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो जो पूरा पूरा कट जाएगा उसको ऐसे तो हम शांत कहते हैं, और जो पूरा पूरा नहीं कटता उसको अशांत कहते हैं, और चूंकि रिपीट करता है इसलिए इसको आवर्ती कहते हैं। कौन दशमलव हुआ ये, आवर्ती, यहां पे लिख देते हैं, ये क्या हो गया, आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव। क्लियर है दोस्त, यहां पे आज जो पूरा पूरा कट गया वो कहलाता है अनावर्ती, क्या कहलाता है, अनावर्ती। अब प्रश्न यहां पे ये आके अटकता है कि आवर्ती और अनावर्ती पता करने के लिए, अनावर्ती मतलब जो आवर्ती नहीं है, पता करने के लिए क्या भाग देना जरूरी है, नहीं, इसका हर का गुणनखंड करना जरूरी है। अगर इसका हर का गुणनखंड करते हो, यहां पे लिख देते हैं, अगर हर का गुणनखंड करते हो और हर में अगर कहीं भी आपका, यहां पे लिख देते हैं पहले, है ना, अगर हर का गुणनखंड करते हैं और हर में कभी भी 2 आ जाए या केवल 2 लिख दूं, है ना, यहां पे, ताकि आपको स्पष्ट क्लियर हो जाए, केवल 2 हो, केवल 2 हो, या केवल 5 हो, या केवल 5 हो, या
केवल 2 और 5 हो, केवल 2 और 5 हो, तो कैसा भी भिन्न रहेगा वो पूरा पूरा कट जाएगा, वो क्या होगा, आवर्ती होगा। लेकिन अनावर्ती होगा। लेकिन अनावर्ती में ध्यान देना कि 2 हो, 2 या 5 या 2 और 5 के अलावा कोई और हो, अलावा कोई और हो, कोई और हो तो वो कभी नहीं कटेगा, हमेशा रेकरिंग में आएगा। ये बात याद रखना हर के गुणनखंड में। चलो आते हैं क्वेश्चन पे और समझने का थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 8/56 है, ठीक है दोस्त। अगर इसको काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 7 बार में, नहीं कट जाएगा, है ना। 8 सते 56, 1/7 आ गया। अब आप ही यहां पे देखकर बताओ, यहां पे 7 आ गया, यानी 2 और 5 के अलावा यहां पे 7 आ गया, यानी इसका दशमलव कभी पूरा पूरा नहीं कटेगा, आवर्ती होगा। क्या होगा, आवर्ती होगा। ये क्या होगा भैया, आवर्ती में जाएगा। क्लियर है यहां तक, यानी रिपीट करेगा। अब यहां पर देखो दूसरा ऑप्शन को, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, तो 6/56, 6/56। पहले तो इसको हल कर लोगे, सरल रूप में ले आओगे, कहोगे 3 दूनी 6, 28 दूनी 56, यानी आपका भिन्न यहां पे आ गया 3/28। अब 28 को यहां पे फैक्टर करके देखोगे तो कहोगे 728, यानी 2 गुना 2 गुना 7, ठीक है। अब यहां पे गौर फरमाइएगा आप, तो यहां पर देखो 2 तो है, लेकिन 2 के अलावा यहां पे 7 है। 7 का मतलब हो गया 2 के अलावा अगर कोई भी जानवर आ जाए तो वो कभी नहीं कटने देगा, यानी ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, रिपीट करेगा, तो ये क्या कहला जाएगा, आवर्ती कहला जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन यहां पे है 4/56, है ना, 4/56। अगर इसको दोस्त काटोगे तो कहोगे 14 चौ 56, यहां पे आपको आ जाएगा 1/14। अब ये 14 को अगर फैक्टर करोगे, हर को फैक्टर करोगे तो कहोगे 2 सते 14, 2 सते 14। अब आप ही यहां पे बताओ कि यहां पे 2 तो है, लेकिन 2 के अलावा क्या आ गया, 7 आ गया। तो 2 के अलावा या 5 के अलावा कोई और आ जाए तो वो कभी उसको कटने नहीं देगा, यानी ये रेकरिंग में जाएगा, यानी ये आवर्ती ही होगा, आवर्ती कहलाएगा। अगला ऑप्शन यहां पे देखो क्या है, कहोगे 7/56 है, जो कहीं ना कहीं आपको कट जाएगा 8 सते 56, इन्हें कटेगा जी, यानी आप इसको हल करोगे तो आ जाएगा 1/8। अब अगर इसका हर का फैक्टर करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी हर में क्या दिखाई दिया, तो केवल 2 दिखाई दिया। तो केवल 2 हो या केवल 5 हो या केवल 2 और 5 हो, है ना, तो वो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी यह आवर्ती नहीं होगा, यह आवर्ती नहीं होगा, आवर्ती नहीं होगा, यानी क्या होगा, अनावर्ती होगा। क्या होगा, अनावर्ती होगा। यानी क्वेश्चन में था कि कौन आवर्ती नहीं है, तो आपका उत्तर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस बात को समझना, बहुत सिंपल सा फंडा है ना। 2 5 रहेगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि आवर्ती नहीं होगा। 2 5 के अलावा अगर कोई भी मिल जाए तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी वह रेकरी में जाएगा, आवर्ती होगा। खैर बहुत ज्यादा समय ले लिए, आगे बढ़ते हैं 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में, है ना। ये है स्थानीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान आप जानते ही होंगे, है ना। 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर क्या है, पैलेस वैल्यू। तो देखो 9 यहां पे है, तो 9 का स्थानीय मान होगा, 9 किम्मा स्थान पर है, इकाएं दहाएं सैकड़ा हजार 10,000, यानी 9 का स्थानीय मान, है ना, 9 यानी 90,000। या ऐसे भी इसको सोच सकते हैं कि 9 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है, तो 9 पर 4 को 0 डाल दो, वही इसका स्थानीय मान हो जाता है। ठीक है, फिर क्या आता है 5 का स्थानीय मान। ये 5 का स्थानीय मान निकालोगे तो 5 के बाद कितना अंक है, एक भी अंक नहीं है, तो 5 हो जाएगा। 5 के बाद एक भी शून्य नहीं पड़ेगा। कहता है इसका अंतर निकाल दो, अंतर निकाल दीजिए। 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 9 9 9 8। ठीक है भैया, यानी 8,995, यानी सी ऑप्शन सही। एक होता है जातीय मान, है ना। तो जातीय मान की बात करें तो जातीय मान जो अंक का पूछा गया है वह खुद होता है, वह खुद होता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। जैसे 9 का जातीय मान 9 होगा, 5 का जातीय मान 5 होगा, 7 का जातीय मान 7 होगा, वो कहीं भी रहे, यानी कोई व्यक्ति चांद पर ही कहां न चल जाए तो उसका जात नहीं बदलेगा, लेकिन उसका वैल्यू बदल जाएगा, है ना। तो बस यही पैलेस वैल्यू बदल जाएगा,
है ना, लेकिन जातीय मान नहीं बदलता है। तो पहले से वैल्यू कैसे बदलता है समझ गए, जौन स्थान पर जाएगा उसके बाद कितना अंक है उतना ही जीरो डाल दोगे तो पहले से वैल्यू जातीय मान निकल जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ए वाला क्वेश्चन को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यहां पे कहता है दोस्त कि एक तार को मोड़कर, यानी पहले एक तार है, एक तार हो गया, ठीक है, ये तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। लो भैया हम वर्ग बना दिए, है ना, एक वर्ग बनाया गया जिसका एरिया 121 है, यानी इसका एरिया 121 है। तो एक बात हमको पहले बता दो कि एरिया 121 है तो इसकी भुजा कितना होगा, तो कहोगे 11 होगा, इसकी भुजा 11 होगा, ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11 होगा। ये बात से तो परिचित होया, है ना, यानी यही तार को तो मोड़ के ये वर्ग बनाया गया था, यानी ये तार की लंबाई क्या होगा, कहोगे 11, 11, 11, 11 चौके 44 होगा। ये तार की लंबाई क्या होगा दोस्त, 44 होगा। इतना तक तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यदि इस तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए, यानी ये वाला तार को मोड़कर एक वृत्त बना दिया गया। चलो भैया एक वृत्त मैंने बना लिया। अब वृत्त जब तार को मोड़कर बनाया, यानी वृत्त के चारों ओर का घेरा ये तार के लंबाई के बराबर होगा। ये चारों ओर के घेरा को कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, परिधि। परिधि कितना हो जाएगा इसका, 44 सेंटीमीटर। ये बात से अवगत है। तो बताना है कि वृत्त का एरिया क्या होगा, ये तो आराम से निकाल दोगे, है ना। यहां पे तुम कह सकते हो परिधि बराबर 2 पाई r, ऐसे तो मौखिक निकल जाएगा, 154 एरिया हो जाएगा। कैसे होगा आपको बताते हैं। परिधि 2 पाई r हो गया कितना भैया, 44। तो r कितना हो जाएगा, कहोगे 44 बटा 2 पाई, पाई का मान हो जाएगा 22 और ऊपर में चला जाएगा 7, तो 22 दूनी 44 यानी कि 7, त्रिज्या आ गया 7। तो कहता है इसका एरिया क्या होगा, एरिया होता है पाई r स्क्वायर, यानी 22 बटा 7, r का स्क्वायर करोगे 7 का स्क्वायर तो कट गया 154, है ना, यानी एरिया पूछा गया था। ये आपका ऑप्शन सही हो गया। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो ही इसकी परिधि आपको पता चला गया 44, तो हमेशा याद रखिएगा वृत्त में कि त्रिज्या अगर 7 हो तो परिधि 44 होता है और एरिया 154 होता है ना, ये बात याद रखना। अब अगर इसका दुगना करोगे तो परिधि दुगना हो जाएगा, इसका तिगुना करोगे परिधि तिगुना हो जाएगा, लेकिन यह स्क्वायर गुना हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या दुगना करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 गुना ये हो जाएगा। खैर इसके बारे में हम वीडियो डाल चुके हैं, या ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए 7 तो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन बहुपद का है, नहीं ये क्वेश्चन बहुपद का है। और ये क्वेश्चन दोस्त कह रहा है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को x माइनस 1 से भागा दिया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। तो आपको पता है ना, यहां पे कह रहा है कि शेष कितना प्राप्त होता है दोस्त, 15 प्राप्त होता है। तो शेष निकालने के लिए क्या कहते हैं, जिससे भागा दे रहा है उसका मान 0 करके x का मान निकालते हैं। तो x माइनस 1, इसको ऐसे कलर को चेंज करके हम बता दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। x माइनस 1 का मान क्या कर देंगे, 0, तो x का मान क्या हो जाएगा, कहोगे 1 हो जाएगा। तो x का मान 1 इसमें पुट करोगे तो कहीं ना कहीं इसका शेष निकल जाएगा जो दिया हुआ है 15। तो 1 पुट करो तो कहोगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस x के स्थान पे 1 पुट करोगे तो a हो जाएगा, अब प्लस का b हो जाएगा। अब बराबर कितना दे रखा है दोस्त, 15 दे रखा है, यानी इससे निकल गया a प्लस b बराबर 14। 15 में से 1 गया 14। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, हमें लगता है कोई किन्हीं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और ये कहता है कि और जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को एक्स प्लस 1 से भागा देते हैं तो शेषफल -1 प्राप्त होता है। अब यहां देखो एक्स प्लस 1 से भागा देने का मतलब एक्स का मान कितना लेना होगा, कहोगे एक्स का मान लेना होगा -1। तो चलो यहाँ पे -1 लोगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे -1 लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का b और प्लस का a। ये शेष निकल गया जो दिया हुआ है कितना, -1, यानी इसको लिख सकते हो a माइनस बी बराबर -2। ये हमारा समीकरण 2 हो गया और ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब 1 और 2 को हल करके क्या आप a का मान नहीं निकाल लोगे, कहोगे जी a का मान जोड़ के आधा तो 14 माइनस 2 यानी 12 का आधा 6। अब b का मान घटा के आधा, 14 में से -2 घटाओगे तो हो जाएगा 16, 16 का आधा हो जाएगा 8।
ये तो हमारा ए और बी का मान निकल गया। लेकिन हमसे कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताओ, तो चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान भी निकाल लेते हैं, है ना। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी 36 64 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 नंबर का क्वेश्चन यहां पे ध्यान दीजिएगा। ए दे रखा है कि ए माइनस 1 बटा ए बराबर 1, तो आपको बताना है ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर बराबर 62। अब आपको ही बताओ कि इसका तो फॉर्मूला भी आप जानते होंगे कि ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है। जब माइनस वाला दिया हुआ हो तो आप कहोगे ए स्क्वायर ए माइनस 1 बटा ए का स्क्वायर अब प्लस का 2 होता है ना, इसका ए फॉर्मूला होता है। तो ए माइनस 1 बटा ए कितना है, 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा। अगर फॉर्मूला ना भी याद है तो घबराना नहीं, आप ऐसे भी बना सकता था। यहाँ पे ए माइनस 1 बटा ए का होल स्क्वायर कर देता, जो आपको पता है ए स्क्वायर है ना, यहाँ पे प्लस 1 बटा ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 ए करोगे ए, बी करोगे ए, तो ये कट के आ गया 2। यानी कहीं ना कहीं फॉर्मूला निकल के आ गया ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर बराबर, इसको इधर कर दोगे तो ए माइनस 1 बटा ए का होल स्क्वायर प्लस का 2, यही वाला फॉर्मूला निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो खैर ये तो याद रखना चीज है कि ऋण दिया हुआ हो तो स्क्वायर का मान निकालने के लिए ऋण स्क्वायर प्लस 2 करते हैं। चलो 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर ले आते हैं, और ये कहता है कि 4 बटा 5, 2 बटा 3 और 5 बटा 7 का लासा निकालो। ठीक है, कभी लासा निकालने के लिए बात करेगा, कभी मासा निकालने की बात करेगा। तो लासा निकालना है तो ऊपर वाला का लासा निकाल लो, यानी 4 2 5 का लासा, अंश का लासा निकाल लो। अब बटा जो बच गया यानी हर बच गया तो हर का मासा निकाल दो, यानी 5 3 7 का मासा, महत्तम स्वावर्तक निकाल दो। अब यहाँ पे देखो इसका लासा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और इसका मासा कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 20 आपका प्रश्न का उत्तर होगा। तो याद रखना, कभी भी भिन्न का लासा होता है अंश का लासा बटा हर का मासा। अब मासा निकालना हो तो अंश का मासा बटा हर का लासा, यानी जो निकालना है उसी की प्राथमिकता देते हैं, यानी ऊपर वाला का वही निकालते हैं, है ना, नीचे वाला जो बच गया उसको निकालते हैं। नहीं समझ में आया, लासा निकालना है तो नीचे वाला का मासा निकाल देंगे, मासा निकाला तो नीचे वाला का लासा निकाल देंगे। क्लियर है, यानी जो निकालना है वही निकालेंगे अंश का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, गौर फरमाइएगा। कहता है दिए गए प्रश्न में विचार करें और निर्णय लें कि निम्न में कौन सा कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्राकृतिक संख्या x y z u v में कौन सी संख्या सम संख्या है, ये प्रश्न का उत्तर देना है। आपको बताना है कि x y z u और v में कौन संख्या सम है। चलो इसके लिए 2 कथन दिया है, ये पहला है और ये दूसरा है। पहला कहता है कि x y z u और v क्रमागत संख्या है, यानी कि लगातार है। लगातार का मतलब 4 5 6 14 15 16 17 18 सब लगातार है। तो ये z एक भी सम संख्या है। आप ही बताओ कि अगर यहाँ पे x y z u और v अगर ये लगातार संख्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि z एक भी सम संख्या है, तो z विषम का मतलब z ये है, z विषम का मतलब z का मान कुछ भी ले सकता है विषम में, 11 सपोज मान लो। तो स्वाभाविक है पता चल जाएगा लगातार है, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये ले लोगे 9। तो समझ रहे हो बात को, यानी अगर ये वाला भी सम ले लोगे तो बाकी लगातार है, तो स्वाभाविक है लगातार लिखोगे तो तुमको पता चल नहीं जाएगा कि कौन संख्या सम है। कहोगे हाँ ये वाला सम है, ये वाला सम है। बात आ गई समझ में। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन कहता था कि x y z u v में कौन सम संख्या है, ये बताने के लिए पहला और दूसरा में कौन कथन पर्याप्त है। तो भैया दोनों कथन हमारे लिए पर्याप्त है, दोनों मिलेगा तब इस प्रश्न का उत्तर देंगे कौन सम है। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि ये लगातार संख्या है और ये बता रहा है कि इसको में से एक जो है विषम संख्या है, तब हम बता पाए कि कौन सम है और कौन विषम है। अतः हमें इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन की आवश्यकता होगा, 1 और 2 दोनों कथन एक साथ पर्याप्त होगा, यानी पहला ही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ये डाटा सफिशिएंसी डीएस का क्वेश्चन था। अब देखो एक क्वेश्चन और यहाँ पे कहता है अपनी सामान्य गति के
4/5 से यात्रा करता है। यानी इसकी अगर भैया चाल की बात किया जाए तो समान गति का 4/5, यहां पे गौर फरमाइएगा, समान गति का 4/5, यानी उसका जो गति था वो 5 था, लेकिन वो चलने लगा 4 से। यानी चाल के बारे में कह रहा है कि उसका सामान्य चाल 5 था, लेकिन अब भैया वो चल रहा है 4 की चाल से। पहले चाल था 5, माने जो उसका कॉमन चाल था, समान चाल था, वो था 5, वास्तविक चाल था 5, लेकिन अब चल रहा है 4 से। तो वह 15 मिनट विलंब से पहुंचता है। आपको पता है ना कि अगर दूरी कांस्टेंट हो तो समय भैया इसका उल्टा होता है। अगर समय की बात करें तो इसका उल्टा होगा 4:5, है ना। यानी पहले उसको पहुंचने में 4 घंटा का समय लगता था, तो अब उसको पहुंचने में दोस्त 5 घंटा का समय लग रहा है, कि अनुपातिक 1 ज्यादा लग रहा है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कितना ज्यादा लग रहा है, 15 मिनट ज्यादा लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है, 15 मिनट ज्यादा लग रहा है, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू हो जाएगा 15 मिनट। तो हमसे पूछता है कि उसका सामान्य समय क्या है, उस दूरी को तय करने का सामान्य समय क्या है, यानी ए वाला का मान, यानी 4 का मान। तो 4 का मान, 1 का मान 15, तो 4 का मान 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट का मतलब हो जाएगा 1 आवर्स। ठीक है भैया, 1 आवर्स का मतलब हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर है, हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे। थोड़ी सी आज वीडियो लगता है कि लंबी होगी, ये क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, है ना। 13 के बाद ये क्वेश्चन, ये वाला पेज खाली रह गया। ठीक है, यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 14 को, ये कहता है दीपाली ने 375 रुपया में कप का एक सेट खरीदा। यानी इतना में क्या किया, वो खरीदा, यानी इतना हो गया क्रय मूल्य। लेकिन बाद में इसे 345 रुपया में बेच दिया, यानी ये हो गया इसका विक्रय मूल्य। तो हानि प्रतिशत ये तो निकाल लोगे भाई, कितना का हानि हुआ तो घटा दो, 5 में से 5 गया 0, 30 रुपया का हानि हुआ। नहीं, कितना में, तो हमेशा क्रय मूल्य पर, यानी 375 में। प्रतिशत पूछ रहा है तो 100% से गुना कर दो, सबको पता है। 25 से काटो, 25 से कम 25, 25 से 25 100, 15 दूनी 30, यानी 8% का भैया उसको हानि हुआ, यानी डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। एक क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पे गौर फरमाते हैं। यहां पे कह रहा है कि 123 गुना 356 बराबर इतना, तो 123 गुना 356 बराबर 8, यानी दशमलव का खेला। इसमें दशमलव नहीं था, इसमें दशमलव था, तो इसका भी तो मान वही होगा ना जो यहाँ पे है, 4 3 7 8 8। अगर दशमलव छोड़ दिया जाए तो दोनों तो एक ही चीज है, तो इसका मान 43 8 है, तो इसका 43 8 ही होगा। लेकिन दशमलव इसमें है तो दशमलव बैठाना होगा। दशमलव कैसे पहचाओगे, कहोगे दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 अंक है, तो यहां पे भी 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव बैठा दोगे, यही हमारा आंसर होगा। यानी दशमलव 43 78 8, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे यह है आपका 16 नंबर का क्वेश्चन। जब संख्याएं, 4 संख्याएं, जब नहीं 4 संख्याएं जब आरोही क्रम में व्यवस्थित होती है तो यह W X Y और Z होती है। यानी W X Y और Z, ऐसा करते हैं, इसको इधर लिखते हैं, W X Y और Z आरोही, यानी हो गया बढ़ते क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में जब संख्या रहता है तो उसका क्रम होता है W X Y Z। तो एक बात तो दोस्त यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि W हो गया सबसे छोटी संख्या और Z हो गया सबसे बड़ी संख्या। ये बात तो क्लियर हो गया, बढ़ते क्रम में है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत 18 है। सबसे छोटी 3 संख्या का औसत, तो छोटी 3 संख्या ई हो गया, यानी W प्लस X प्लस Y अगर हम निकालना चाहें ये तीनों का योग, तो ये तीनों का औसत दिया हुआ है 18, तो तीनों का योग होगा 18 गुना 3, यानी कि 54, योग बराबर औसत गुने संख्या। फिर आगे बोलता है 3 सबसे बड़ी संख्या का औसत है 22, यानी 3 बड़ी संख्या की बात करेंगे तो 3 बड़ी संख्या ये हो गया, यानी यहां पे कह सकते हैं X प्लस Y प्लस Z अगर निकालना चाहें तो इसका योग होगा औसत गुने संख्या। ये तीनों का औसत है, ये तीनों का औसत है 22, तो योग होगा 22 गुना 3, यानी कि 66। तो बताओ कि ये चारों संख्याओं का
परिसर क्या होगा। ये चारों संख्या का इसका हमें निकालना है परिसर। परिसर परिसर बराबर होता है महत्तम संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। ठीक है भैया, तो ये चारों का परिसर होगा जेड माइनस डब्ल्यू, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अब कैसे निकलेगा तो गौर करो, अगर आप इसमें से ई वाला को घटा दो, है ना, ई वाला में से घटा दो तो ये चिन्ह तो बदल जाएगा, है ना, ये चिन्ह क्या होगा भैया, बदल जाएगा। बदलने से क्या होगा कि एक से एक कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, जेड माइनस डब्ल्यू बच जाएगा। ठीक है, अब बराबर 66 माइनस 54, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 12, यानी जेड माइनस डब्ल्यू का मान निकल गया 12, यानी इसका परिसर हो जाएगा 12। परिसर पूछा है, सीधा सीधी बड़ी और छोटी का अंतर ना कह के, बड़ी और छोटी का अंतर ना कह के ये चारों का परिसर पूछा है। अब परिसर क्या होता है, महत्तम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या, कोई भी लगातार आंकड़े का परिसर होता है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर होता है। चलो, हमें लगता है 16 क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और अगर 17 की बात करें दोस्त, तो 17 कहता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि रेत और बजरी का अनुपात है 17:8, जबकि यहां पे दे रखा है बजरी और सीमेंट का अनुपात दे रखा है 6:17। आपको बताना है रेत अनुपात सीमेंट का रेशियो। ठीक है भैया, क्या होगा, रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा। एक बात यहां पे गौर करिए, हमसे शुरू और अंत का रेशियो पूछा गया है और ये वाला क्या है, कॉमन है ना। ऐसा रेशियो कई गो रहे, ऐसा रेशियो जितना रहे कोई बात नहीं, शुरू और अंत का रेशियो पूछे तो ये दोनों को गुना कर देते हैं, आपको पता होगा। यानी 17/18 और 6/17 को गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर भैया आ जाएगा। 17 से 17 7 18 यानी 1/3 यानी 1:3 आ गया, कहीं गलत हो रहा है। 17/18 17:8 है, 8 है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, हटाकर फिर से बता देते हैं। ये 17:8 है, नहीं 17:8 6:17 है। ठीक है, तो गुना कर दीजिए, तो 17/8 गुना हो जाएगा 6/17। ठीक है, इसको काटोगे दोस्त तो 17 से 17 और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3/4 यानी 3:4 होगा, जो ऑप्शन डी में होगा। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी 18 नंबर का क्वेश्चन की ओर। तो ये बात तो आपको हम बता दिए हैं, वर्गमूल निकाल भी सकते हो या टेक्निक आपके पास हम बता दिए कि 1 से लेकर यहाँ पे 1 से लेकर 24 तक का, 1 से लेकर 24 तक का वर्ग आपको याद होने चाहिए। अगर इतना का वर्ग याद है तो आप केवल ये देखें कि 1 से लेकर 24 तक के किसको वर्ग करने पे 49 आता है। तो कहोगे भैया 7 का वर्ग करते हैं तो अंतिम 2 अंक 49 आता है ना, अंतिम 2 अंक देखना है, इसका अंतिम 2 कितना है 49, तो किसका वर्ग करने पे इसका अंतिम 2 अंक आ जाएगा यानी 49 आ जाएगा। तो कहोगे 1 से 24 तक में वो संख्या 7 है जिसका वर्ग करने पे 49 आ जाता है, यानी 49 आने का मतलब ये हुआ कि इस संख्या का जो वर्गमूल होगा ना वो होगा आपको 7, अंतिम 2 अंक 707 या 50 - 7 यानी 43 या 50 + 7 यानी कि 57, 100 - 7 यानी कि 93, यानी जो भी वर्गमूल होगा ना उसका अंतिम 2 अंक या तो 07 होगा या 43 होगा या 57 होगा या 93 होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। इसके आधार पे उत्तर आप निकाल लोगे, जो हम सुकी सेट 1 में भी बताए थे। यहां पर देखो, हमें देखने से पता चल रहा है कि 57 आपको दिखाई दे रहा है, 7, 43, 93 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आपका उत्तर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर ऐसा 2 को ऑप्शन मिल जाए तब भी उसका हम वीडियो बना चुके हैं, यूट्यूब पर है। हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे। अब यहां पर देखिए एक लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा होगा तो थोड़ा सा हम बड़ा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा, चलो थोड़ा सा और खींच लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा ये। ठीक है भैया, लॉक वाला ऑप्शन यहां आ गया। चलिए यहां पर देखिए, ये कहता है कि XYZ की औसत दैनिक मजदूरी कितनी है, यानी XYZ का औसत पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। कथन दिया है Y का वेतन X और Y का आधा है, यानी ये Y का जो वेतन है ये कहता है कि
ये इसका उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है, मतलब ये प्रश्न का उत्तर कि एक्स बाई जेड का औसत कितनी है, यह बताने के लिए यहां पे दो गो कथन दिया है, ये दोनों में से किसकी आवश्यकता है। एक से काम चल जाएगा, इसका उत्तर निकल जाएगा, या दो से निकल जाएगा, या एक या दो मिलाने से निकल जाएगा, ये कह रहा है। तो इसका जब औसत निकालना है एक्स बाई जेड का, यानी कि संख्या तो पता है, हमें सिर्फ इसका क्या चाहिए, योग चाहिए। यानी योग का मतलब क्या चाहिए कि एक्स प्लस बाई प्लस जेड अगर पता हो जाए, एक्स बाई प्लस जेड पता हो जाए तो इसका औसत हम बता देंगे। नहीं तो चलो, पहला बाई का वेतन एक्स और जेड का आधा है, तो एक्स और जेड का वेतन कितना है ये तो हमको पता ही नहीं है, तो बाई का वेतन कैसे निकलेगा। चलो आगे देखते हैं। एक्स और बाई मिलकर जेड की तुलना में 40 ज्यादा है, यानी एक्स बाई का योग जेड से 40 ज्यादा है। यहां तक तो समझ में आ रहा है। जेड 500 है, लो तो जेड जब 500 है, यहां पर देखो जेड अगर 500 है और यहां पे कह रहा है कि एक्स और बाई जेड की तुलना में 40 ज्यादा है, तो ये 500 है तो 500 से 40 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 540। यानी ये वाला से एक्स बाई का भी और जेड का भी, यानी एक्स बाई जेड तीनों का तो हमको योग पता चल गया, यानी इस तीनों का औसत निकाल लेंगे। यानी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि एक्स बाई जेड का औसत क्या है, केवल कथन दो चाहिए, केवल कथन दो चाहिए, है ना, एक नहीं। कौन में है भैया, एक और दो दोनों पर्याप्त है, गलत। ना तो एक ना ही दो पर्याप्त है, गलत। एक अकेला पर्याप्त है जबकि दो अकेला अपर्याप्त है, गलत, है ना। दो अकेला पर्याप्त है जबकि एक अकेला पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल सही, है ना। दो अकेला पर्याप्त है ना, ये अकेला पर्याप्त नहीं है। क्लियर है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 19 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। 20 भी बढ़िया सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कहता है दोस्त कि ट्रेन ए काजीपेट से सुबह, चलो भैया ये है काजीपेट, और यहां से सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे 5 AM में चलती है, चलो भैया चल दिया, और शाम 3 बजे बंगरोल पहुंचती है। लो शाम 3 बजे कहां पहुंचती है, बंगरोल। यहां पे 3 PM पर ये बंगलोर पहुंच गया। कौन, ट्रेन ए की कहानी कह रहा है दोस्त। अब यहां पे आगे बढ़ो, एक और अन्य ट्रेन बी बंगलोर से सुबह 7 बजे चलती है। ये बंगलोर से सुबह 7 बजे है ना, बंगलोर से चलती है। कौन ट्रेन, बी ट्रेन, ठीक है। ये कहां से चलती है, काजीपेट से ए चलती है, सुबह 7 बजे चलती है और शाम 5 बजे काजीपुर पहुंचता है, यानी 5 बजे शाम को यहां पे क्या होता है, ये पहुंच जाता है। यानी थोड़ा सा गौर करिएगा, तो 5 से 12 7 घंटा और 3 बजे आओ, 7 3 10 घंटा इसको भी लगा यहां से यहां जाने में, और इसको यहां से यहां आने में 7 5 12 5 5 10 घंटा इसको भी लगा, यानी दोनों को 10 घंटा लगा। यानी दोनों का समय चाल कह सकते हैं इक्वल है, समय इक्वल है ना, तो चाल दूरी भी इक्वल है, तो मैंने स्वाभाविक है चाल इक्वल है। आगे बढ़ते हैं। दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने बजे मिलते हैं। मान ले ट्रेन समान गति से यात्रा कर रहा है, तो भैया समान गति से तो यात्रा कर ही रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों को समय भी बराबर लग रहा है और दूरी भी बराबर है, तो चाल तो बराबर स्वाभाविक होगी। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना है, मार्क करना है कि यह ट्रेन 7 बजे यहां से चली है, यह ट्रेन 5 बजे यहां से चली है, तो पहले ये पता करो कि ये ट्रेन 7 बजे कहां था, तो 7 बजे ये ट्रेन यहां पे था, ऐसा मान लेते हैं कि ये ट्रेन 7 बजे कहां था, तो 7 बजे ट्रेन यहां से चली होगी, यानी 2 घंटा ये चल दिया होगा, तब यह ट्रेन यहां से चली होगी। तो बात स्पष्ट है कि इतना ही दूरी में कहीं न कहीं दोनों मिला होगा, क्यों, क्योंकि 7 बजे ये भी चला, 7 बजे इधर से ये भी चला, तो 7 बजे के बाद ही ना दोनों मिलेगा। क्लियर है, यानी यही दोनों के बीच में कहीं मिला होगा। अब एक बात और यहां पे भैया बता दो, 2 घंटा चला, 10 घंटा में पहुंच रहा था, यानी यहां पे कितना घंटा चला, कहोगे 8 घंटा। ये भी कितना घंटा चला, तो कहोगे 8 घंटा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि स्वाभाविक है 2 घंटा यहां तो 2 घंटा ये भी तो कम चला ना, दोनों को 10 घंटा न लग रहा था। अब यहां पे ध्यान देना, जब 8 घंटा लगता है, दोनों का चाल समान है, तब मिलने का समय क्या होगा,
तो मिलने का समय क्या होगा? तो मिलने का समय दोस्त इसका बिल्कुल बीचों बीच में मिला होगा, क्योंकि दोनों का चाल, दूरी, समय सब समान है। तो कहां मिला होगा? मध्य बिंदु पर, ये दोनों के बीचों बीच में, यानी 8 घंटा का आधा कर दो, 8 घंटा का आधा कर दो, यानी 4 घंटे बाद मिला होगा। 4 घंटे बाद मिला होगा। कब से? तो 7 AM से, 7 AM के 4 घंटा बाद, यानी 7 AM में 4 घंटा जोड़ दो तो हो जाएगा कितना? 11 AM। 11 AM पर मिला होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी 21 की ओर। ये कहता है कि एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। यानी ए और बी ये खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, ए दिया हुआ है। ठीक है, उन्होंने 4 घंटे तक साथ में काम किया। लो, 4 घंटे तक दोनों साथ में काम किया और फिर बी को बंद कर दिया गया। यानी ए और बी में ये 4 घंटे तक साथ में काम किया, ठीक है, और उसके बाद बी को बंद कर दिया गया, तथा ए जब तक चलता रहा जब तक टैंक पूरा भर नहीं गया। यानी ए शुरू से अंत तक चला। टैंक को भरने में कुल इस प्रकार से 13 घंटे का समय लग गया। 13 घंटे का समय कैसे लगा? तो जब 4 घंटे तक ये दोनों साथ में रहा, उसके बाद बी को बंद कर दिया और ए भरा, तब 13 घंटा का समय लगा। तो टैंक को अकेले ए को भरने में कितना समय लगेगा? हटाओ। यहां पे सबसे पहले हम डाटा निकालते हैं, अपना कुल काम निकालते हैं। कितना होगा? एक डाटा है तो 10 ही ले लेते हैं। अब इफिशिएंसी यानी कि एक दिन 1 घंटा का काम है ना, कुल काम में 10 से भागा दे तो कितना आ जाएगा भैया? 1। ये दोनों का पता नहीं हो पाया। अब कैसे पता करेंगे? यहां पे आओ। कहता है दोनों ने 4 घंटे तक साथ में काम किया, टोटल काम था 10 और दोनों मिलकर 1 घंटा में एक काम कर रहा था। तो 4 घंटे में कितना किया होगा? तो कहोगे 4 घंटे में 4 गुना 1, यानी कि 4 काम किया होगा, है ना। 4 घंटे तक साथ में चला तो 4 काम किया, तो 4 काम 10 को में से हो गया, तो बचा कितना होगा? कहोगे 6 काम भैया शेष बच गया होगा। 6 काम शेष बच गया होगा, जिसको कौन किया होगा? तो बी को तो 4 घंटा के बाद बंदे कर दिया, तो कौन किया होगा? ए किया होगा। तो इस काम को कौन किया होगा? ए। कितने घंटे में? तो टोटल 13 घंटे में पूरा काम हुआ। 13 घंटा में पूरा भरा, 13 घंटा में, और 13 घंटा में 4 घंटा साथ में चला, तो 13 में से 4 गया 9, यानी कि बाकी का 9 घंटा बी के बंद होने के कारण ए चला, यानी इसको 9 घंटा में भर दिया होगा, शेष 6 को बचा होगा उसको। तो 6 काम को ए 9 घंटे में भरा होगा या किया होगा, ऐसा कह सकते हैं। अब सोचो कि 9 घंटा में ए अगर 6 काम किया, 6 टंकी भरा, तो 1 घंटा में 6/9। 1 घंटा में कितना भरा भैया? तो 1 घंटा में भरा 6/9, काटोगे तो आएगा 2/3। इतना काम, इतना काम। 1 घंटा में जो काम होता है वही तो इफिशिएंसी कहलाता है, यानी ए का इफिशिएंसी भाई लोग हो गया 2/3। बस क्लियर है बात। अरे यहीं से निकालो ना सीधे। 6 को काम बचा, उसको कौन किया? ए किया। के घंटा में? शेष समय में। तो 4 घंटा तो हो गया 13 घंटा में से, तो 13 में से 4 घटाओ, शेष समय कितना बचा? 9। 9 घंटा में 6 काम, 1 घंटा में 6/9। 6/9 को काटोगे तो 2 3 3 3 2/3 काम। तो 1 घंटा में जो काम करता है वही तो इफिशिएंसी कहलाता है। चलो ए का इफिशिएंसी। बी का निकालना चाहो तो 1 में से घटा दो तो आ जाएगा 1/3। 1 घटाओ 2/3 करोगे तो आ जाएगा 1/3। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि ए अकेला पूरा काम को कितना घंटों में किया? तो पूरा काम करेगा तो पूरा काम है 10, ए जो है 1 घंटा में 2/3 भाग भरता है, तो पूरा काम 10 कितना भरेगा? 10 भागा 2/3। 3 कहां चला जाएगा? ऊपर। काटोगे भैया तो आ जाएगा 15 घंटा। यही आपका प्रश्न का उत्तर होगा। ये अकेले उसको 15 घंटा भरेगा। बी कितना भरेगा? तो कहोगे 10 भागा 1/3, यानी 30 घंटा। आगे चलते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन, है ना। ये कहीं ना कहीं ग्राफ का क्वेश्चन है। अब कोशिश करते हैं, थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हल्का सा बड़ा कर देने के लिए, ठीक है, हल्का सा बड़ा कर दिए। अब यहाँ पे देखिए गौर से, कहता है यहाँ पे यदि कुल उत्पादन 9000 टन हो, कुल उत्पादन, तो टन में चावल का उपज ज्ञात करें। चावल, चावल कौन है? राइस, ये वाला, यानी ये वाला, ये वाला आपका चावल है, ठीक है। ये आपका अदर है, ये क्या है? अदर है। और ये आपका क्या है? गेहूं है, यानी कि भीट। ये आपका शुगर है। नहीं जना रहा होगा जिस कारण लिख दिए। अब यहाँ पे कहता है दिए गए दंड आलेख में टन में कुछ फसलों की वार्षिक उपज डिग्री में, क्या है भैया? डिग्री में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये पूरा कितना डिग्री कौन होता है? तो 360 डिग्री का होता है।
है ना, यानी कुल उत्पादन कितना है यहाँ पे 9000 टन, यहाँ पे कुल कितना है 360। तो कहोगे आप कि 360 डिग्री का वैल्यू हो गया 9000 टन, 9000 टन। ठीक है, तो हमसे पूछता है कि चावल की उपज बताओ। तो चावल यानी कि ये वाला कितना है 40 है, कितना है ये भैया 40, कितना है ये 40 है। तो 40 डिग्री का मान निकाल दो। तो 40 का मान निकालोगे तो कहोगे 9000 बटा 360 गुना का 40, है ना, 9 बार में कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा 1000 टन, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, चावल का उपज कितना होगा भैया, कहोगे 1000 टन होगा। ये हमारा चावल है 40 डिग्री, ये डिग्री में है। ठीक है, अब पूरा कोण 360 डिग्री का, यानी पूरा कोण 360 में कितना है 40, ऐसे भी कर सकते हो कि 40 डिग्री है चावल कितना 360 में, अतः 9000 में कितना होगा। तो एक लाइन में आपका निकल जाएगा, यही बात यहाँ पे आएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना, ये वाला क्वेश्चन यानी आखिरी क्वेश्चन, शायद ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। कहता है किसी संख्या का 80% 100 है, तो सीधे लिखो ना भैया कि 80% का मान 100, तो संख्या क्या है, संख्या हमेशा 100% होता है। उसका मान निकाल दो 100 बटा 80 अगुना 100, है ना, काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 चौक 8, 25 चौके 100 और 5 दूनी 10, यानी 25 25 25 से, यानी संख्या कितना होगा 125। तो ये था आपका मैथ का तीसरा सेट, यानी कि 9 अगस्त 2018 का थर्ड शिफ्ट का मैथ का टोटल क्वेश्चन। तो भाई अगर समझ में आया तो आप पे मजा लीजिए, और मिलते हैं अगले क्लास में अगला सेट लेकर। जब तक आप खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।